बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास MGD 201 के। मैं कोशिश करूंगा कुछ और क्वेश्चंस अरेंज करके। वैसे तो क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको कुछ और क्वेश्चंस को हम बोर्ड की प्रैक्टिस पर सॉल्व कर लें, मैं कोशिश करूंगा, कंफर्म नहीं कह सकता। तो इंशाल्लाह वो भी फिर आपको इसको फर्दर समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ यहाँ भी हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जो मॉड्यूल नंबर 7 था हमारा, वो मेरा ख्याल रिस्क एंड रिटर्न के हवाले से था। हम उसकी हैंडआउट्स स्लाइड्स को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं वो बताएं जरा क्या मॉड्यूल नंबर 7 था। जी बिल्कुल, मॉड्यूल नंबर 7 रिस्क एंड रिटर्न का था। क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक अल्फा वाई यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे देखें जी, ये उसने नीचे मेरा ख्याल टेबल बनाया होगा, दैट्स ग्रेट। हमारे पास जो फार्मूला होता है, वैसे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के कई फार्मूलाज हैं। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है। एक फार्मूला तो हमारे पास ये होगा कि समेशन आर ओवर एन, जितने रिटर्न्स दिए हैं उनको नंबर ऑफ रिटर्न्स पे वैल्यूज पे डिवाइड कर दें, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर प्रोबेबिलिटी का है तो उसका फार्मूला होगा विद प्रोबेबिलिटी जो है समेशन पी आर। हम प्रोबेबिलिटी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उन तमाम आंसर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। अब देखिए, हमारा एक्चुअल रिटर्न 12%, 8% और -5% है। 40% प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि हमारा 12% रिटर्न आने के चांस है। 35% चांसेस है कि 8% आएगा, और 25% चांसेस है कि हमारा नेगेटिव रिटर्न आएगा। हम इन दोनों को आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें जी, 12% को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, अच्छा उसने 0.12 ले लिया, परसेंटेज खत्म कर दी। 0.048, 0.028, 0.0125, लेकिन माइनस का। तीनों को सम करेंगे तो आप देखें कि ये आ जाएगा 0.076। इसमें से 0.025 माइनस करेंगे तो 0.0635 आ गया। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला है 06.35। कैलकुलेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। अब ये डाटा है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा हम चलते हैं आगे पीछे करके, इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये प्रॉपर टेबल के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक्चुअल रिटर्न है, आर से नोट करेंगे इसको। 0.12 है, 0.1 और माइनस 0.1 है, और माइनस 0.03 है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2। अब सबसे पहले अगर मैं पी को आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ गया, ये सम करने के बाद मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। तो 0.06, 0.03 और -0.06। नहीं, ये 0.6 आएगा। ये 0.12, 0.03, ये 006 आएगा जी। अब ठीक है, ओके जी। अब ये हमारे पास आ गया 0.084, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला 8.4%। अब मुझे मालूम करना है वेरिएंस। वेरिएंस का पहले फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन पी आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। ये जी हमारा वेरिएंस है। तो पहले हमें आर माइनस आर बार निकालना है। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये बेसिकली आर बार है हमारा। तो आर में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे 0.084। 0.12 में से 0.084 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.036।
0.1 में से मालूम करेंगे, माइनस करेंगे 0.016, और इन दोनों का परसेंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -0.114। अब इसका ले लेंगे हम स्केयर, r माइनस r बार का होल स्केयर। तो स्केयर के लिए फिर हमें कुछ कैलकुलेशन भी चाहिए, तो हम ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं ताकि आप लोग कैलकुलेटर भी देख सकें। ले जी, कैलकुलेटर नजर आ रहा है जी, 0.036। हमारे पास आ गए 0.3036। इसका हम ले लेंगे स्केयर, ये आ गया जी स्केयर। ये डबल स्केयर हो गया, ये तो गलत हो गया। अच्छा जी, दोबारा 0.036 का लेंगे स्केयर। ले जी, आ गया 0.001296। अगला है जी 0.1016 का स्केयर लेंगे। 0.000256। फिर आ जाएगा, अच्छा ये जब माइनस की वैल्यू का स्केयर लिया जाए ना तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब है 0.114। इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.012996। अब इन सबको जमा कर लेंगे। 0.00256 प्लस 0.001296, ये आ गया जी 0.01454, 145 ही कर लेते हैं, ठीक काफी है। ओके जी, ये जी हमारा आ गया। अच्छा, इसको भी पी से मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको पी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जमा करना नहीं था, जरूरत नहीं थी, पी से ही मल्टीप्लाई होना है। आर माइनस आर बार का होल स्केयर, तो पी 0.5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.00126 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो ये आएगा 0.000। ओके जी, दूसरा आ गया जी 0.000256 मल्टीप्लाई बाय 0.0 नहीं 0.3, टेट्रा जीरो आ गया जिसमें 0.0000786 768, सॉरी। ओके जी, तीसरा आ गया जी 0.012996 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ जाएगा 0.0025992। अब इनको जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। अब ये जो आंसर आएगा ये वेरिएंस कहलाएगा। 0.003324, ये जी हमारा वेरिएंस आ गया, इसको वेरिएंस में पुट करेंगे। अब हम
वेरिएंस की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 0.003324। अब हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो बेसिकली हमें वेरिएंस का अंडर रूट लेना है। 0.003324 और इसका अंडर रूट आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट आंसर पहले हमने फाइंड किया हुआ है, अंडर रूट पर क्लिक करते हैं, जी हमारे पास अंडर रूट आ गया 0.058, यानी कि 5.8%। चेक करते हैं हमने आंसर ठीक फाइंड किया है या गलत फाइंड किया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं जी 5.8 हमारा आंसर आ गया जी, परफेक्ट हमने फाइंड किया, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। अब मीन बेसिकली हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया वो है। इसी डाटा का अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना हो तो हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। यहाँ का तो चलिए फाइंड होता रहेगा, अपने क्वेश्चन वापस आते हैं। यहाँ का अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। मीन यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.8%, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा था 8.4%। तो ये आंसर आ जाएगा जी अच्छा 5.8 डिवाइडेड बाय 8.4 ले जी। तो फिर वेरिएशन का आंसर हमेशा आता है परसेंटेज, 0.69 आ गया और 69% आ गया। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया। अब आते हैं जो क्वेश्चन गिवन है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द गिवन स्टॉक्स। जी स्टॉक ए एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक बी एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक सी तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये आएगा 78% क्योंकि इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ आएंगे। Calculate risk of the portfolio consists of two stocks, stock A and stock B. Following information is available regarding two stocks. जी बेटा याद रखिएगा, जब हमें पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन मालूम करना है तो उसका फार्मूला जो है वो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आसान करके लिख देता हूँ आपके लोगों के लिए। यानी कि जब मैं एक दफा लिख दूंगा तो आपके लिए इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, फिर हम उसको डिस्कस वहीं पे कर लेंगे। ओके जी, पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा। हाँ ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए का स्केयर, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार, उसने एक्स लिखा हुआ है, चलिए एक्स लिख लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक ऑफ ए का स्केयर प्लस ये रिटर्न है, बेसिकली एक्स जो है रिटर्न है। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी का स्केयर इनटू रिटर्न ऑफ बी का स्केयर एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय आर। उसने इसका सिंबल और यूज किया होगा, आप आर यूज करें। उसने इसका सिंबल पी यूज किया हुआ है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये स्टैंडर्ड आर से डिनोट होता है, वो पी से डिनोट कर रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप पी से भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, कोई मजायका नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज गिवन है, जब वैल्यूज गिवन है तो हमें सिंपली करना क्या है कि वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट यानी कि वो सॉरी ये एक्स वेटेज थी बेसिकली, हाँ मैं गलत पढ़ रहा था, एक्स जो है वो वेट्स है, ये हमारा एक्स है, एक्स ऑफ स्टॉक ए, एक्स ऑफ स्टॉक बी। वैल्यूज पुट करेंगे 0.8 का स्केयर, 0.4 का स्केयर, 0.54 का स्केयर, 0.6 का स्केयर और 2 मल्टीप्लाई बाय आर वैल्यूज। तो हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क जो निकलेगा वो निकला है जी 0.54। क्यों? क्योंकि स्केयर रूट है सारे के सारे के ऊपर, इस तरह से।
स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा स्क्वायर रूट से आता है, इस बात को अपने मद्देनजर रखना है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ऑफ ए कंपनी इफ स्टॉक बीटा इज 0.8, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 18% व्हाइल द रिस्क फ्री रेट इज 15%। मतलब सबसे पहला काम ये करेंगे, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम डाटा निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ फार्मूला लगना कौन सा है। बीटा दिया वो उसने 0.8, उसके बाद उसने दिया हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टॉक का फाइंड करना है, और मार्केट रेट दिया हुआ है, तो वो कहलाता है RM, मार्केट रेट, वो है जी 18%। फिर रिस्क फ्री रेट RF, वो है जी 15%। हमारे पास इन तीन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कैपएम का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में देखिए ये तीनों चीजें आ रही हैं, तो हमें कैपएम मालूम करना है। कैपएम भी एक्सपेक्टेड रिटर्न का ही फार्मूला है, लेकिन जिस तरह का डाटा गिवन हो उसी तरह की चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला। मैंने जब थ्री डी पढ़ाई थी तो मैंने एक बात बताई थी कि जो मार्केट का बीटा है वो इक्वल टू 1 होता है। अगर आपका बीटा मार्केट के बीटा से कम होगा तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा वो मार्केट से कम निकलेगा, 18% से कम आएगा। अगर आपका बीटा मार्केट से ज्यादा है तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा आएगा। अब आपका आंसर है 17.4, जो कि मार्केट का 18% से कम है। क्यों? क्योंकि आपका बीटा जो है वो मार्केट से कम था। स्टैंडर्ड जो मार्केट का बीटा होता है वो ऑलवेज 1 होता है, और अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से कम है तो वो लेस रिस्की है, ये स्टॉक लेस रिस्की है। अगर इसका बीटा ग्रेटर देन 1 होता तो स्टॉक मोर रिस्की आ जाता था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ₹40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 18 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 50,000। एक प्रोडक्ट जिसकी सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 18 है, फिक्स कॉस्ट 40 है। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जी, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालनी है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए क्या करेंगे हम, सेल प्राइस है इक्वल है जी 18 14 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 28 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकल आया। अब उसने कहा है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करें। जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करनी है। ये होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। अब हमारे पास चूंकि एक यूनिट का डाटा है तो हम एक ही यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे, हम कोई बाउंड नहीं है कि हमें चले इसको बड़ा भी कर लेते हैं कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 28 निकला, सेल है जी 40, तो ये मेरा 70% जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है हमारी। ओ जी 22 नहीं था, सॉरी 28 नहीं था, 22 था। सब लोग कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं, तो ये 55% आएगा जी। ओके जी, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इफ। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मालूम करनी है। सेल प्राइस है जी 35, वेरिएबल कॉस्ट 20 है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट 20 है, सेल्स 35 है, आंसर आ गया 57.14%। ये जी हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल आई। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मैं आपको समझा दूं, साथ में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी समझाता हूं। पहले फॉर्मूला लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और सब पे अंडर रूट। अब पहले तो ये समझ लें कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। मैंने बड़ा डिटेल में इसके मॉड्यूल में समझाया, लेकिन यहाँ मैं दोबारा से बता दूं। बेटा इकोनॉमिक, हमारे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, एनुअल यूनिट्स, ये देखें एनुअल डिमांड 80,000 यूनिट्स की। हम रूटीन बाय फर्ज करते हैं, इसको हम वीक्स में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको 52 पे डिवाइड कर लेते हैं कि हम हर वीक जो है, फर्ज करें जी 52 पे डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है 1500 यूनिट अंदाजा लगा लेते हैं बनते हैं। हर महीने हर हफ्ते हम 1500 यूनिट्स मंगवाते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहती है जी आप हर हफ्ते अगर 1500 यूनिट्स मंगवाएंगे तो आप उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, आपको पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, और आपका जो टोटल रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। आप ऐसा करें, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू चलें, जितने यूनिट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है उतने यूनिट हर साल मंगवाएं। इससे आप बड़ी इजीली इस चीज को ओवरकम कर सकेंगे कि आप कि मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 है पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट जो वो 8 पर यूनिट है, अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जी 548 यूनिट्स। हम एक ऑर्डर में 548 यूनिट्स मंगवाएं तो साल के ऑर्डर में निकल आएंगे। तो इसका मतलब है इतने यूनिट अगर हम हमारा ऑर्डर में मंगवाएं तो हमारी जो एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी, सबसे कम आएगी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलकुलेट द कैश कन्वर्जन साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब कैश कन्वर्जन साइकिल का फार्मूला होता है जी, ये भी डिटेल में समझाया हुआ है मैंने उसमें मॉड्यूल में, देख लीजिएगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बल्कि लिखा हुआ है डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है जो अकाउंट रिसीवेबल्स है ना इन डेज, ये है जी इन्वेंट्री इन डेज, और ये अकाउंट्स पेएबल इन डेज, कितने दिनों में ये पेमेंट रिकवर हो जाती है। तो सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को पेमेंट करते हैं एवरेजली 85 डेज में हम अकाउंट रिसीवेबल को पेमेंट करते हैं। हमारी ओवर इन्वेंट्री 50 दिन में कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको बेसिकली एवरेज कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। सॉरी, नाम आ गया एवरेज कन्वर्जन पीरियड। ओके जी। और डेज ऑफ पेबल्स आउटस्टैंडिंग, कि 35 दिन में हम अपने पेबल्स को पेमेंट कर देते हैं। तो ये बड़ा वर्ष इसका आना है। कैश कन्वर्जन साइकिल कितना आ गया जी 100 डेज। ये कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा है, ये कम से कम होना चाहिए था। देखिए जी, हम कन्वर्जन जो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है ये भी बहुत ज्यादा है हमारा, और जो अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है ये भी बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए। मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, अगर पेपर में पूछ रहे हैं तो वो भी आपको पता हो। ये दो वैल्यूज कम होनी चाहिए और ये ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही बेहतर है। इसका मतलब यह होगा आपका कैश कन्वर्जन साइकिल मिनिमम से मिनिमम आना चाहिए। अब 100 डेज बहुत ज्यादा कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी कि मतलब क्या है इसका कि हमारे जो एक कैश है जिसको हम पहले इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमने इन्वेंट्री उधार परचेजेस की, तो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स में गया, फिर कन्वर्जन अकाउंट एवरेज पेमेंट पेमेंट की अपने क्रेडिटर्स को। तो इस सारे प्रोसीजर में दोबारा वो कैश बनने में 100 दिन लग रहे हैं। जो कैश हमने इन्वेस्ट किया वो वापस हमारे पास आने में 100 दिन लगेंगे। तो ये एक बिजनेस के अंदर बहुत लंबा ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द बोथ प्रोजेक्ट्स बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, सजेस्ट व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हाई। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%।
सबसे पहले तो देख लें, आप समझ लें कि एनपीवी बेसिकली क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। अब जब प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट है तो आंसर जो है इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर तो आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, आंसर पॉजिटिव नहीं आता तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है। अब यहां पे देखें, ये 2 लाख जो है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये पहले साल का रिटर्न है, ये दूसरा का तीसरा का, इनको हम डिस्काउंटिंग करेंगे और फिर हम उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रोजेक्ट ए की और बी की अलग-अलग, और दोनों में से जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। प्रोजेक्ट ए को पहले हमने डिस्काउंटिंग की 15% के हिसाब से। ये फार्मूला आएगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का, R1 ओवर 1 प्लस R पावर 1 प्लस R2 ओवर 1 प्लस R पावर 2 प्लस R3 ओवर 1 प्लस R पावर 3। अब देखिए लिखा हुआ जी R1 है 80,000 ओवर 1 प्लस R 1.15, पावर 1 आ गई, पावर 2 आ गई, पावर 3 आ गई, 75,000 और 1,20,000। तीनों को जब हमने डिस्काउंटिंग की तो ये वैल्यूज आई, सम अप किया 2,05,177 आया। आंसर तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसमें से जब 2 लाख माइनस होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस होगी, एनपीवी हमारा पॉजिटिव आएगा। प्रोजेक्ट बी की तरफ आते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, लेकिन जब हमने इनकी रिटर्न्स की डिस्काउंटिंग की तो हमारे पास 1,66,926 आया, तो हमारा एनपीवी नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव एनपीवी का जो प्रोजेक्ट होता है वो रिजेक्टेड होता है। प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कैलकुलेट एनपीवी फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो हमारा एनपीवी क्या आएगा? सेम जो पिछला क्वेश्चन करके हैं, सेम वही चीज है, सिर्फ डिवाइडेड बाय 1.15 की जगह 1.12 आ जाना। 4 साल है, डिस्काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास इन चारों की डिस्काउंटिंग आ गई, सम किया तो 3,77,000 3,77,000 आया, एनपीवी हमारी पॉजिटिव आई, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% पे चला जाए तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे रिटर्न्स कम आएंगे और टोटल ये देखें 3,77,000 बना था, ये 3,57,000 रह गया। एनपीवी स्टिल पॉजिटिव है, तो ये जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा तो एनपीवी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ आर जो है वो इंक्रीज करता है तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाती है, आर डिक्रीज करेगा तो प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। जी ये हम पीछे फाइंड करके आए हैं, पीछे आते हैं जी। ये हमने फाइंड किया जी। अब देखिए यहाँ पे एनपीवी हम जब कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसमें सिंपली हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप क्या करेंगे, आप 2,05,177.94, यानी कि 9,4, उसको तकसीम कर देंगे 2 लाख पे। जो भी आंसर आएगा ये हम, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर इससे 1 नहीं आएगा तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आते हैं जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं, क्योंकि डाटा उसने रिपीट कर दिया है, तो रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं जी। 15% रेट ऑफ रिटर्न है, तो देखें जी प्रॉफिटेबल इंडेक्स हमारा निकला 1.02, एक्सेप्टेड है। दूसरे का निकला 0.83, ये रिजेक्टेड है। अगर प्रॉफिटेबल इंडेक्स 1 से ऊपर आएगा तो एक्सेप्टेड होगा, 1 से नीचे आएगा तो रिजेक्टेड होगा। कैलकुलेट आईआरआर, आईआरआर कैलकुलेट करेंगे जी। जी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन 14 से ऑनवर्ड कल के लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मैं आपका जो एक टॉपिक रह गया है आखिरी मॉड्यूल नंबर 13, वो है जी डिविडेंड पॉलिसी का, वो इंशाल्लाह जोजल का सुबह रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो कल शाम को इंशाल्लाह हम इसके जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी 6 पेजेस उनको देखेंगे, और फिर कोई चीज़ डिस्कशन करने वाली वो इंशाल्लाह परसों डिस्कशन करेंगे।
ओके जी, क्वेश्चन 14 है, सपोज अ कंपनी फेसिंग कैपिटल रैशनिंग इशू एंड, नहीं गलत हो गया, हम आईआरआर कैलकुलेट करने लगे थे। कैलकुलेट आईआरआर बाय यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। जी, इंटरपोलेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम कोई से दो जो है, कोई से दो रिटर्न, जो रिटर्न हो गए वो अज्यूम कर लेंगे परसेंटेज। ये मेक श्योर करना है कि जो लो रिटर्न होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एनपीवी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हायर इंटरेस्ट रेट है उसकी एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए। प्रोसीड करते हैं। 15% पे हमारे ये रिटर्न निकले और ये रिटर्न आए। आईआरआर में हम देख लें, हमने क्या लेना है, लो इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, इन सब का सम आ गया 1,40,754 और ये 96,258। फॉर्मूला इतना लंबा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूं। फॉर्मूला था जी, लो इंटरेस्ट रेट प्लस हाई इंटरेस्ट रेट माइनस लो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय net present value of low interest rate divided by net present value of low interest rate minus net present value of higher interest rate। ये जी आपका कंप्लीट इंटरपोलेशन मेथड है। ये आपका आया नेट प्रेजेंट वैल्यूज है। इन्वेस्टमेंट दोनों की 1 लाख थी। हाँ जी, 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी। ये 40,000 एनपीवी आ गया और ये नेगेटिव एनपीवी आएगा, इतना भी आएगा। हाँ, ये पहले वाला सर, ये थी ये। ठीक होगा जी। वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर कि लो इंटरेस्ट रेट 15% है 0.15 प्लस 0.3 माइनस 0.15, ऊपर आ गया 4754 डिवाइड बाय 4754, जो कि ऊपर हमारा एनपीवी जो है, अच्छा वो एनपीवी ले रहा है, वो डेक वैल्यूज ले रहा है। चलो ठीक है, माइनस 96,258। ओके जी, हमारे पास आ गया आईआरआर 0.15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.9159, ये आ गया 0.15 प्लस जो भी आएगा 0.1374, तो ये आ गया 28.74%। ये जी हमारा आईआरआर निकला। आईआरआर बेसिकली आप इसका लेक्चर सुनेंगे तो ये फर्दर आपको क्लियर होगा कि आईआरआर क्या चीज थी और उसको हमने उस हिसाब से पढ़ा है। ठीक होगा जी। जी स्टूडेंट्स, ही हमने ऑलमोस्ट, अगर हम मॉड्यूल्स देखें चल के, किधर गए हमारे मॉड्यूल्स, 7 भी हमने कर लिया। 8 है जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो जो हमने किया था कैश कन्वर्जन साइकिल वो था। 9 है कैपिटल बजटिंग, ये अभी हमने किया। 7, 8 और 9 किए हमने। 10 से ऑनवर्ड जो है, 10 में मेरा ख्याल है वो आगे आगे जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंशाल्लाह हम कल की लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं कल कितने हम करते हैं, मुझे उम्मीद है कल बाकी के सारे कर लेंगे, और जो मॉड्यूल नंबर 13 है वो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट लेक्चर था। मैंने लेक्चर थोड़ा सा लेंथी इसलिए कर दिया, मैंने कहा चलिए जब तरतीब चल रही है तो हम इसको 1-2 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करते हैं, हम बहुत इसको नहीं लटकाते, क्योंकि पहले टाइम शॉर्ट है, तो कोई कोई सब्जेक्ट जो है तो जल्दी कवर अप हो जाएगा, तो हम उसको कर लेंगे, कल इसको करेंगे। और परसों जो है, क्योंकि MGT 201 का लेक्चर अगर हुआ तो ठीक, परसों थोड़ी थर्सडे है, परसों हमारा ST 301 का लेक्चर है, तो कल की डेट में हम इसी वीक में MGT 201 जो है इसको वाइंड अप कर लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।